कल तीसरा लेक्चर था एंड आज फोर्थ है। नोट्स कंप्लीट कर लिए? हो जाएगा। ठीक है, टुडे वी आर स्टार्टिंग द सेकंड चैप्टर, वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, पावर हमने पहले भी पढ़ा है, वर्क भी पहले पढ़ा है, एनर्जी भी पहले पढ़ा है, राइट। सबसे पहले फर्स्ट भी डिफाइन, जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था, सबसे पहले हम क्या डिफाइन करते हैं। अभी तक चैप्टर 1 में कोई डाउट? चैप्टर 1 में सारे क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट? चेक करूंगा मैं आफ्टर क्लास। कौन सा क्यों बचा हुआ है? सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं वर्क डन। वर्क डन किसको बोलते हैं फिजिक्स में? अब जो वर्क डन होता है ना, बाद में समझना पड़ेगा। जो वर्क डन है फिजिक्स में, इट इज डिफाइंड बाय एन इफेक्ट ऑफ फोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, इस पर मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, एंड दिस ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन अ सरफेस। ठीक है, अंडर दिस एप्लीकेशन ऑफ फोर्स दिस ऑब्जेक्ट अंडरगोज सर्टेन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसके मास से फर्क नहीं पड़ता, बस हमने इफेक्ट देखा कि फोर्स ने सर्टेन डिस्प्लेसमेंट दिया। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ में आ रहा है? सो दैट इज वर्क डन। वर्क डन इज डिफाइंड एज, वर्क डन is given as force times displacement। अब देखो इसमें लॉजिक ये है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, जो फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है दैट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। वर्क तभी होता है जब हम ये जो डिस्प्लेसमेंट अकर हो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू अप्लाई फोर्स ऑन दिस वॉल, तो वो अपनी जगह से कहीं और नहीं जाएगा, राइट। उस केस में वो डिस्प्लेस नहीं हुआ, तो उस केस में वर्क डन कितना हुआ? 0। ठीक है, ना सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एक वेज लिया है, ठीक है, यहाँ पे एक हमने ब्लॉक रखा, एंड इस ब्लॉक पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कर दिया। ये वेज है, मेकिंग एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एक वेज, एक इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं इसको, दिस इज एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, और मैं एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? क्या होगा इस ब्लॉक के साथ? ऊपर जाएगा या ऐसे चीर के फाड़ के चला जाएगा? तो नहीं जाएगा, ऊपर ही जाएगा ना, इंक्लाइन प्लेन भारी होगा। ठीक, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा कुछ अलोंग दिस डायरेक्शन, और वो ब्लॉक कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक? इस डिस्प्लेसमेंट को अपन एस मान लेते हैं। समझ में आ रहा है? अब मैंने वर्क को कैसे डिफाइन किया था? वर्क इज गिवन बाय वर्क डन, फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाई। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एंड फोर्स इज अप्लाइड अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हम क्या करते हैं, इसका एक कंपोनेंट लेते हैं। किसी भी डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसके पास डायरेक्शन होता है। जब कोई डायरेक्शनल क्वांटिटी होता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं, इफ दिस इज द डायरेक्शनल क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट मेकिंग एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट
और एक होता है इसका वर्टिकल कंपोनेंट। और ऐसा बोलते हैं दैट दिस फोर्स इज मेड अप ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स। समझ में आ रहा है? ये जो फोर्स है वो रिजल्टेंट है इन दोनों फोर्सेस का। समझ में आ रहा है? लास्ट टाइम भी समझाया था मैंने कि एक फोर्स, दो फोर्स ऐसे लो या एक ऐसा फोर्स लो, एक ही बात है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है दैट हैज टू कंपोनेंट्स, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। इसको एस एक्स लिखेंगे और इसको एस वाई। इसका मतलब होता है कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, इसका मतलब होता है कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। क्लियर है? अब फोर्स इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो मुझे कौन से कंपोनेंट से मतलब है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से मतलब है। डिस्प्लेसमेंट के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से मतलब है। फोर्स किस डायरेक्शन में है? एक्स एक्सिस पे या हॉरिजॉन्टल, तो उसी कंपोनेंट से मतलब है, राइट? तो अगर मैं इसको फिगर आउट करूं कि ये कितना है, इन दिस ट्रायंगल ओ ए बी, ध्यान देंगे सारे, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ बी अपॉन ओ ए इज इक्वल टू कॉस थीटा लिख सकता हूं। कॉस थीटा इज बी बाई एच, पढ़ा होगा लास्ट ईयर। तो ओ बी कितना हो जाएगा? ओ ए कॉस थीटा। सो आई कैन से दैट जो ओ बी है, ओ बी दैट इज एस एक्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो आई कैन से दैट एस एक्स इज इक्वल टू, ये एस है अपना, एस कॉस थीटा कह सकता हूं मैं। अब ये वैल्यू यहां पुट कर दूं, कह सकता हूं ना, राइट? सो दिस इज एफ एस कॉस थीटा एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। नोट करो फटाफट। क्लियर है? आता लिख लिया? जल्दी लिखो। ठीक है, मैं तो मेरे फोर्स का फॉर्मूला आ गया, वर्क डन का फॉर्मूला आ गया, एफ एस कॉस थीटा। मैंने क्या बोला? वर्क डन इज डिफाइंड बाय फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डिस्प्लेसमेंट किसकी बात कर रहा हूं? तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, है ना। फॉर एग्जांपल मैं जब ये ब्लॉक को यहाँ से यहाँ मूव कर रहा हूँ, तो इस ब्लॉक के बहुत सारे पॉइंट्स मूव कर रहे हैं, तो मैं जहाँ जिस पॉइंट पे अप्लाई कर रहा हूँ, जिस पॉइंट पे अप्लाई कर रहा हूँ, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट जब फोर्स जो है, तो हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। समझ में आ रहा है यहां तक? अब देयर आर टू वेज टू लुक एट इट। पहला मैंने बोला कि मैंने जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया, किसका लिया था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट? ये ब्लॉक है एंड इस पे मैं यहां से फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो मैंने किसका लिया? यहां से फोर्स नहीं अप्लाई कर रहा,
मैं ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ F, और ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है इसका, दैट डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, फोर्स इज हॉरिजॉन्टल, ये थीटा लिया और मैंने डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले लिया इसके डायरेक्शन में। देयर इज अनदर वे टू लुक एट इट, इफ आई टेक द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो भी एक ही बात है ना। तो फोर्स अगर ऐसे है, ये फोर्स ऐसे हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये फोर्स अगर मैं यहाँ पे वेक्टर बनाऊंगा ऐसे हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल का इसके साथ एंगल कितना है, थीटा दे रखा है। फोर्स का कंपोनेंट अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वो कितना होगा, एफ कॉस थीटा। तो कैन आई से दैट वर्क डन कैन आल्सो बी रिटन एज कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। ये कह सकता हूं मैं। सो आई कैन सी दैट this work done is given by F cos theta times S or F S cos theta. वही सेम फॉर्मूला आएगा हमारा। So there are two ways to look at it. One is work done is the force times displacement, component of displacement along the direction of force, and another way is component of force along the direction of displacement times displacement. Clear है यहाँ पे? फटाफट लिखो। So there are three things that work done depends on. One is force, one is displacement, and second is displacement. Third is angle between force and displacement, cosine of angle between force and displacement. ठीक है, करें नेक्स्ट। देर आर थ्री थिंग्स, कैन आई से दैट वर्क डन जो है इट डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स। पहला है द मैग्नीट्यूड ऑफ force applied, I can say that. Second is magnitude of resulting displacement, उस फोर्स की वजह से जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो। एंड थर्ड है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इनफैक्ट प्रोडक्ट ऑफ अगर लिखोगे तो इट विल बी कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इन तीन चीज़ों पे हम क्या करते हैं, हमारा वर्क डन जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब सपोज तीन केसेस डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ केसेस। पहला है कि अगर फोर्स
इज इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल यू कैन टेक, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल, सपोज देयर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, वो फ्री फॉल में है, तो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स कितना लग रहा है फ्री फॉल में, बोलो, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स कितना लग रहा है, mg लग रहा है नीचे, सपोज यहाँ सरफेस है ना, ऑब्जेक्ट को मैंने h हाइट से नीचे ड्रॉप किया, ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल, इस फोर्स की वजह से वो वहां से कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, गिरेगा, राइट। तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ h, इस पे फोर्स कितना है mgh, थ्रू आउट इट्स डिस्प्लेसमेंट द फोर्स वाज mgh, इट डिड नॉट चेंज, है ना। तो इसमें बहुत ही जो फॉर्मूला है fs cos थीटा, दैट इज एप्लीकेबल फॉर अ कांस्टेंट फोर्स ओनली, फोर्स मस्ट नॉट बी वेरिएबल, फोर्स चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वर्क डन बिकम्स f टाइम्स s, क्योंकि सेम डायरेक्शन में, टाइम्स cos 0 डिग्री, तो सेम डायरेक्शन का फॉर्मूला बन जाता है वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री कितना होता है 1, तो वर्क बन जाता है f टाइम्स s, f इज mg और h इज डिस्प्लेसमेंट cos 0 1, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस mgh इन दिस केस, नोट करो फटाफट। ये समझ में आ रहा है अच्छे से, वर्क डन अगर सेम डायरेक्शन में हो, f टाइम्स s टाइम्स cos 0, cos 0 इज 1, सो f टाइम्स s इन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल कितना होगा, mg टाइम्स h, mgh, यहाँ तक क्लियर है। सेकेंड केस, व्हेन डिस्प्लेसमेंट is perpendicular to the force applied, जब डिस्प्लेसमेंट जो है वो परपेंडिकुलर है फोर्स अप्लाइड के, इस केस में वर्क डन का क्या फॉर्मूला बनता है, f टाइम्स s टाइम्स cos 90 डिग्री, cos 90 कितना होता है 0, cos 90 इज 0, so there is no work done, क्लियर है। जब भी फोर्स हमेशा किसके परपेंडिकुलर हो, डिस्प्लेसमेंट के, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन 0, ठीक है, समझ में आ रहा है। फॉर एग्जांपल एक कूली है, कूली है जो वो फोर्स लगा रहा है अगेंस्ट द, मान लो ये कूली है और ऐसे वो ऐसे लगेज को उठा रहा है अपने सर पे, राइट। अब वो फोर्स लगा रहा है ऑब्जेक्ट को उठाए रखने के लिए, है ना, ये अप्लाइज फोर्स, कौन सा फोर्स, एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, फोर्स अप्लाइड बाय कूली अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एक फोर्स वो ऊपर अप्लाई कर रहा है ताकि वो वहां पे रहे, नहीं अप्लाई करेगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाएगा। तो इस फोर्स का, कौन से फोर्स की बात कर रहा हूं, द फोर्स विच इज अप्लाइड अगेंस्ट ग्रेविटी
इस फोर्स का अगर देखोगे तो वर्क डन कैलकुलेट करो। अभी यहाँ से गया, ये घूम के यहाँ पे चला गया, यहाँ से इसने डिस्प्लेसमेंट एस किया, तो डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, फोर्स अप्लाइड इज इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो इस केस में एंगल बिटवीन दिस टू इज 90 डिग्री, तो वर्क डन इज 0। ठीक है, तो फिर उसको पैसे क्यों देते हो? काम करता है वो, है ना। ही डज वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और सेल्यूलर एनर्जी भी तो बर्न कर रहे हैं। हम फिजिक्स वाले एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो फिजिक्स में जो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो 0 हो जाता है। यहां तक क्लियर है? दूसरा एग्जांपल कोई दे सकता है? ठीक है, देयर इज अ सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने स्ट्रिंग से टाई किया और ऐसे घुमा रहा हूं चारों तरफ। एक ऑब्जेक्ट है, उसको ऐसे स्ट्रिंग से घुमा रहा हूं। अब स्ट्रिंग उस पर कौन सा फोर्स लगा रही है? कौन सा फोर्स लगा रही है? टेंशन, टेंशन, एंड टेंशन एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, दिस टेंशन इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड डिस्प्लेसमेंट किधर है? इधर है। जब ऑब्जेक्ट यहां पे, तब का बात करो अगर, तो डिस्प्लेसमेंट किधर है? इधर की तरफ है, और टेंशन किधर है? इधर की तरफ। 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। कैन आई से दैट द टेंशन विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, और इन एनी सर्कुलर मोशन देयर इज ऑलवेज अ सेंट्रीपिटल फोर्स? लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने। सो द सेंट्रीपिटल फोर्स विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट इन अ सर्कुलर मोशन। आई कैन से दैट, राइट? देयरफॉर वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, ये दूसरा केस चल रहा है ना, ये केस 2 है और ये एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 2। सो द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स is always 0. Clear है? Because it is always perpendicular to the displacement. नोट करो, साथ साथ लिखते रहो। ठीक है, यहां तक लिख लिया? लिखो लिखो जल्दी। ये समझ आ रहा है ना? देयर विल बी वन रैंडम क्लास इन कमिंग वीक, जिसमें मैं सारे नोट्स से वाइवा लूँगा। ठीक है, जो अभी तक पढ़ाया है, जितने क्वेश्चंस कराए हैं, विल बी आस्क्ड रैंडमली टू एक्सप्लेन ऑल द कॉन्सेप्ट्स। तो पढ़ते रहना है, समझते रहना है। देयर विल बी 2 क्लासेस पर वीक। फिजिक्स की बात करूँ तो एक क्लास ये करेंगे और एक क्लास हम उसको रिवाइज करेंगे और उसमें वाइवा चलेगा, और उसको रिकॉर्ड भी नहीं करूँगा, तो अच्छे से होगी वो क्लास। ठीक है, तो वाइवा के लिए बी ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। शेड्यूल अभी नहीं गया ना? शेड्यूल अभी नहीं मिला ना तुम्हें? 8 तारीख से जो स्टार्ट हो रहा है, 6 तारीख से, 6 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। स्कूल की बात थोड़ी कर रहा हूँ यार, यहाँ जो शेड्यूल, परमानेंट शेड्यूल जो एक मिलेगा वो 8 तारीख से तुम्हें मिल जाएगा। आज प्रॉब्लम भेज देंगे, तो उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें देयर विल बी 2 क्लासेस ऑफ फिजिक्स। ठीक है, और मैं अभी से बता देता हूँ, पता नहीं बाकी सब्जेक्ट कैसा होगा। हर सब्जेक्ट को 10th तुम्हें 2 क्लास दिया गया पर वीक, बट मतलब मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। बायो इज 1, बट मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री विल बी 2 क्लास। बट द आइडिया ऑफ द 2 क्लासेस विल बी कि एक क्लास आई टेक प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड सेकेंड क्लास विल ऑलवेज बी डिस्कशन एंड वाइवा टाइप। ठीक है, तो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड।
फिजिक्स सबसे टफ आता है आईसीएससी में 10th में, तो उसके लिए स्टार्टिंग से प्रिपेयर्ड रहना है। तीसरा केस, व्हेन डिस्प्लेसमेंट is opposite to the direction of force। जब ऑपोजिट है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर इधर फोर्स अप्लाइड है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, एफ एस कॉस 180 डिग्री। ठीक है, एफ एस कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री कितना होता है, -1। सो वर्क डन बिकम्स माइनस एफ एस, नेगेटिव वर्क डन हो जाता है इस केस में। वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन जो तुम करते हो, उल्टा काम कर देते हैं ना, नहीं वही वाला चीज, नेगेटिव वर्क डन। ये कब होता है, जनरली इट इज द केस व्हेन द फोर्स इज ट्राइंग टू अपोज द मोशन। फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट है और ये एक रफ सरफेस है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी v देके यहां पे छोड़ दिया, तो इस पे कोई फोर्स लग रहा होगा क्या, एक फोर्स लग रहा होगा जिसका नाम है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन पढ़ा है पहले, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है पता है, कैसे निकालते, नहीं पढ़ा, तुम्हें तो पढ़ा रखा है, मैं याद नहीं है बस। फ्रिक्शन, तो मान लीजिए कुछ स्मॉल एफ जो है ये फ्रिक्शनल फोर्स है इस केस में। इस केस में वर्क डन क्या होगा, एफ टाइम्स, और ये अच्छा ये कुछ टाइम बाद जाके रुक जाएगा, है ना, तो यहाँ पे मान लेते हैं जाके रुक गया ये दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, मैं हमेशा बीच पॉइंट से बीच पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एक रिजिड बॉडी का, मान लो राइट हैंड से राइट हैंड का डिस्प्लेसमेंट लूंगा, दैट विल बी सेम एज मिड पॉइंट से मिड पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, इट विल बी सेम एज लेफ्ट से लेफ्ट का डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज वो एक रिजिड बॉडी है, डिफॉर्म नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है। अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होता है, और फ्रिक्शन इज अज्यूम टू बी एक्टिंग एट डाउनवर्ड सरफेस बीच से, है ना। और अगर तुम साइड से भी फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तुम डिस्प्लेसमेंट बीच से बीच का ले सकते हो, बिकॉज दोज डिस्प्लेसमेंट्स आर सेम। तो इसलिए यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए मैं ऑब्जेक्ट ऑफ साइज को मैं बीच से डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो फ्रिक्शन वर्क डन है इस केस में कितना होगा, माइनस टाइम्स एफ टाइम्स एस। दिस नेगेटिव वर्क it signifies that the force is trying to oppose the motion of the body, oppose the motion of the body. This force is trying to oppose the motion of the body. नोट करो। यहाँ तक क्लियर। एक दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें नेगेटिव वर्क डन हुआ। जैसे मान लो मैं तुम्हें क्या करूँ, ऐसे पकड़ूँ और ऊपर उछाल दूँ, तो इस केस में तुम पे फोर्स कौन सा लग रहा है, नीचे फोर्स लग रहा है mg, और तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर h का फॉर्मूला याद आ रहा है, बचपन में पढ़ा था कितना, u स्क्वायर्ड बाई 2g, और ठीक है उसकी जरूरत नहीं है। इस केस में फोर्स इज डाउनवर्ड्स, डिस्प्लेसमेंट इज अपवर्ड्स, तो वर्क डन इज
माइनस एम जी एच, नेगेटिव वर्क डन है ना। ये सेकेंड एग्जाम्पल ये भी लिख लो, एंड दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। क्या? अच्छा, टू यू बाई जी, गुड गुड, वही वाले फॉर्मूलेस की बात कर रहा था। गुड। यहाँ तक समझ में आ गई रो? जो सेकंड वीडियो भी बचा है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला बचा होगा, तो देख ली होगी। अच्छा देख लोगे, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, जो सेकंड वाला वीडियो जो बचा है उसको भी ख़त्म करके नोट्स कंप्लीट कर लेने, फिर धीरे धीरे बहुत फास्ट हो जाएगा ये। कल ही लगा है, इसका समझना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। नाउ इफ सपोज व्हाट इफ द फोर्स इज वेरिएबल, लेट्स कंसिडर फोर्स इज वेरिएबल। खतरनाक वेरिएबल नहीं, दो ही वेरिएबल, एक ही वेरिएबल देखेंगे, और वह लीनियर वेरिएशन, देयर इज अ लीनियर वेरिएशन ऑफ फोर्स। उस केस में अगर मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाऊं, कि पहले मैंने धीरे धीरे धक्का दिया फिर तेज धक्का देते जा रहा हूं मान लो, है ना, तो एक लीनियरली वेरिएबल ग्राफ ले लिया अगर, यहां से यहां तक। इस केस में हमें वर्क डन चाहिए हो तो कैसे करते हैं? सो वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स is given by area under fs कर्व या fs ग्राफ। फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाएंगे, और उस ग्राफ में जो, इस ग्राफ के नीचे जो एरिया आएगा इसको क्या बोलेंगे हम? वर्क डन। क्लियर है? मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट s हुआ, और ये कुछ मतलब s इक्वल टू 10 मीटर मान लो, और तुम्हें 0 से लेकर 20 न्यूटन तक फोर्स अप्लाई किया, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इज 10, हाइट इज 20, तो इस केस में वर्क डन कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस इज 10 मीटर इंटू हाइट इज 20 न्यूटन, सो इट इज 100 न्यूटन मीटर, और 100 जूल बोलते हैं इसको। ठीक है, करें आगे? कुछ छोड़ना नहीं है, सब लिख रहे हो ना? गुड, कुछ छोड़ना नहीं है, रोक सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी क्लास है, राइटिंग थोड़ी सुधार लो, नंबर नहीं मिलते बोर्ड्स में। सुबह सुबह किसी एग्ज़ाम जो चेक कर रहा हुआ उसका मूड खराब हुआ, और देखा ऐसी हैंडराइटिंग दिख गई। ठीक है, और क्या पढ़ ले? चलो पढ़ लेते हैं यूनिट्स। यूनिट ऑफ वर्क डन, इसका यूनिट है, उसका नाम है जूल।
जे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यूनिट क्या होता है ना, किसी भी मेजरमेंट का एक इकाई जो बोलते हैं उसको यूनिट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 1 मीटर हो गया, फंडामेंटल यूनिट्स लास्ट क्लास में पढ़ा होगा ना, 9th क्लास में, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, राइट। तो इस तरह से 1 जूल हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो 1 जूल इज डिफाइंड एज वर्क डन व्हेन 1 Newton force displaces a body by 1 मीटर। जिसको यूनिट्स थोड़ा बहुत क्लियर ना हो तो 9th ICSE की पहली वीडियो देख सकते हो। 1 Newton force displaces a body by 1 मीटर। 1 जूल इज, ये डिफाइन कर दिया मैंने, वन न्यूटन मीटर। दैट इज 1 जूल का डेफिनेशन ही है 1 Newton मीटर। ठीक है, क्लियर है। इसका एक दूसरा यूनिट भी होता है, सीजीएस यूनिट बोलते हैं जिसको। सीजीएस क्या होता है, सीजीएस क्या होता है, ईआरजी, गुड, वो तो ईआरजी इसका यूनिट होता है। सीजीएस बोलते हैं, सीजीएस एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड वाली यूनिट सिस्टम के होते हैं, गुड। तो वन अर्ज कैसे डिफाइन करोगे, ईआरजी, अर्ग बोलो, अर्ज बोलो, इज द वर्क डन व्हेन वन डाइन फोर्स, फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है, डाइन, डिस्प्लेसेस displaces a body by 1 सेंटीमीटर, है ना। तो 1 अर्ग क्या हो गया, 1 9 सेंटीमीटर। अब मुझे अगर इन दोनों को रिलेट करना हुआ तो मैं क्या करूँगा, 1 जूल लिखूँगा इज इक्वल टू 1 Newton मीटर इज इक्वल टू, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10⁵ डाइन होते हैं। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10⁵2 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया, 10⁷7 डाइन सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁷7 अर्ज, अर्ग। लिखो इसको। लिख लो इसको फटाफट। ठीक है, कई बार हमें किलो जूल दे रखा होता है, किलो जूल कितना होगा बोलो, 3 जूल। मेगा जूल कितना होगा, और गीगा जूल कितना होगा, गीगा 9 होता है, 9 जूल, गुड, चेक कर रहा था। ठीक है, गीगा इज 10⁹9, है ना। कई बार ऐसे यूनिट्स में भी दे रखा होता है। और क्या पढ़ ले, पावर पढ़ लेते हैं। पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, गुड। ये सब पढ़ा हुआ है तुमने पहले वैसे, है ना, 8 में था सब। इसके थोड़े न्यूमेरिकल्स हायर लेवल पे होंगे। आज हम लोग कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास विल बी प्रॉब्लम सॉल्विंग। सारे एग्जांपल्स कर लेंगे और उसको डिस्कस करके आएंगे, एग्जांपल एंड एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स बोथ। ठीक है, इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, और रेट का मतलब क्या होता है, पर यूनिट टाइम, राइट। सो दिस इज वर्क डन अपॉन
टाइम टेकन, ठीक है। पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो बेसिकली पावर डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, पहला कितना काम किया, दूसरा कितनी देर में किया, है ना, समझ में आ रहा है। अब इसका यूनिट देखोगे तो होता है वॉट, दैट इज जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड इज वॉट। जो पावर है दैट इज वर्क डन बाय टाइम टेकन, और वर्क डन इज फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो एफ टाइम्स एस कॉस थीटा नहीं लिखूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा एफ टाइम्स वी। वी कैसे, मतलब ये एस बाई टी होगा, तो कितना हो जाएगा एफ टाइम्स वी। समझ में आ रहा है। फोर्स को कितनी वेलोसिटी से लगा रहे हो, बोलते हैं ना जैसे जब एक बैट्समैन बॉल को बहुत तेज से मारता है, फोर्स लगा रहा है बहुत तेजी से, बोलते हैं हाई, बहुत पावर से शॉट, पावर वाला शॉट है, राइट। पावर क्यों बोलते ज़्यादा, क्योंकि दैट फोर्स, पावर के फॉर्मूले में वेलोसिटी आ रहा है, वो फोर्स कितनी तेजी से लगा पा रहे हो, दैट इज पावर, ठीक है। और भी आता है किलोवाट इज ऑल्सो 10⁻³ वाट, मेगावाट 10⁻6 वाट, एंड गीगावाट इज 10⁻9। एक और यूनिट है पावर का, वो है हॉर्स पावर, इट इज 746 वाट। मैकेनिकल इंजीनियरिंग काफ़ी यूज होता है ये, तो ये हमें याद रखना है, 1 हॉर्स पावर 746 वाट। हो गया, करें नेक्स्ट। थोड़ा बहुत यूनिट्स और देख लेते हैं। एनर्जी की एनर्जी अच्छा, वर्क और पावर में डिफरेंस समझ में आ गया ना। वर्क इज फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, पावर इज फोर्स टाइम्स वेलोसिटी, ठीक है। एनर्जी का हमने एक यूनिट देखा है जूल, राइट। एक होता है वॉट आवर। अब जैसे वॉट इज पावर, पावर इज वर्क डन बाय टाइम, एंड दिस वर्क डन इज ऑल्सो एनर्जी। एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं जब, कैसे लिखते हैं, इट इज कैपेसिटी टू डू वर्क, राइट। एनर्जी को हमने डिफाइन किया एज कैपेसिटी टू डू वर्क। सो एनर्जी के यूनिट्स में एक तो जूल तो हमें पता है, एक वॉट को अगर मैं किसी टाइम से मल्टीप्लाई करूँ, टाइम ड्यूरेशन में, तो वो भी इट विल गिव मी पावर। को टाइम से मल्टीप्लाई करो, एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू टी हो सकता है, वर्क डन पी इंटू टी होगा। और एनर्जी क्या है, स्टोर्ड कैपेसिटी ऑफ डूइंग व्हाट, वर्क, पी इंटू टी विल ऑल्सो कंसिडर एनर्जी, राइट। तो वॉट टाइम्स टाइम, तो एक वॉट आवर करके यूनिट होता है। 1 watt hour is equal to 1 joule per second टाइम्स 3600 सेकेंड्स, कितना हो गया 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। कहीं 1 वाट आवर लिखा हो तो इट इज 3.6 इंटू 10⁻³ जूल।
ये सारे हमें ना याद करने हैं अच्छे से। एक होता है 1 किलोवाट आवर, KWH बोलते हैं, जिसको हम लोग घर में यूनिट के नाम से जानते हैं, 1 यूनिट। घर में जो एनर्जी कंजम्पशन होता है उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं? यूनिट में। बोलते हैं ना कि 200 यूनिट की बिजली बिल, 300 यूनिट, तो वो यूनिट्स क्या है? किलोवाट आवर ही है। दैट 1 किलोवाट आवर, अच्छा, इट इज नथिंग बट 1 किलोवाट टाइम्स 1 आवर। मैंने क्या बोला? वाट को किससे मल्टीप्लाई कर दो? टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया? एंड किलोवाट कितना वाट है? 10⁻3। किलोवाट इज कितना वाट? 10⁻3 वॉट्स। तो इट इज 10⁻3 और 1 आवर इज कितना? 3600 सेकेंड्स। तो कितना हो गया? 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। समझ में आया? तो जब भी एक यूनिट एनर्जी कंज्यूम हुआ, इसका मतलब इतना जूल एनर्जी कंज्यूम हुआ। इसको हम mj भी लिख सकते हैं, 3.6 mj, मतलब मेगा जूल। ठीक है? एक और यूनिट पढ़ना है तुम्हें। एक एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। देखो, एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल पे जब हम एनर्जी कंसिडरेशन करते हैं ना, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तो उस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी को कंसिडर करने के लिए हमने एक छोटा सा यूनिट बनाया है। ठीक है? दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज डिफाइंड एज, देखो, जो वाट आवर है और किलोवाट आवर है उनका बेसिक डेफिनेशन क्या हुआ कि 1 वाट पावर 1 घंटे तक अगर अप्लाई हो तो कितनी एनर्जी होगी। समझ में आया? 1 किलोवाट आवर, इसका मतलब 1 किलोवाट पावर 1 घंटे तक अप्लाई हो तो कितनी एनर्जी होगी। जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसको डिफाइन करते हैं कि जब वन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो डेफिनेशन है ना, जब हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। अभी के लिए बस लिख लो इस चीज़ को। जब हम एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से क्या करते हैं? एक्सेलरेट करते हैं। ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, 9th में थोड़ा इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी तो हो ही गया था। 10th में इन डिटेल है, विल अंडरस्टैंड दिस। तो वर्क डन जब हम उस चैप्टर में करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, वर्क डन इज Q टाइम्स V, चार्ज टाइम्स वोल्टेज। इस बाय डेफिनेशन एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम टाइम्स 1 वोल्ट, है ना? तो इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये फॉर्मूला है वर्क डन का। जब एक Q चार्ज को V पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कर, मतलब एक Q चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस याद आ रहा है? तुम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे लास्ट ईयर 9th में। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? कोई बता सकता है? बाय डेफिनेशन नहीं, जनरली क्या होता है कि जब एक सेल लगता है ना, यहाँ एक सेल है, लगाते थे इसमें, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाते थे या फिर बल्ब लगा देते थे, राइट? तो इस सेल की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो करता है। और क्यों फ्लो कर पाता है? क्योंकि इसके सेल में एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ जो नेगेटिव लिखते थे, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता था कि देयर वाज अ पोटेंशियल डिफरेंस लाइक दिस, तो ही ये फ्लो होता है। समझ में आ रहा है? इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर एक पानी कंटेनर है, 2 कंटेनर है, उसको कनेक्ट कर दिया, एक में पानी पूरा भर दिया और एक में थोड़ा सा रख दिया। अब जब इस कंटेनर को कनेक्ट कर देंगे तो पानी इधर से इधर जाएगा। क्यों? क्योंकि देयर इज हायर पोटेंशियल एनर्जी हियर एंड लोअर पोटेंशियल एनर्जी हियर, तो देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस इन दीज टू। कौन से पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, राइट? ऐसे ही सेल में क्या होता है, हम चार्जेस, मतलब ऐसा होता नहीं है एग्जैक्टली, बट ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि ये सेल है हमारा, सेल ऐसे दिखता है, तो एक तरफ खूब सारे पॉजिटिव चार्ज ले लिए
और एक तरफ क्या लिया, नेगेटिव चार्ज लिया, उनको सेपरेट कर दिया कि एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। तो अब जब मैं कंडक्टर से इसको कनेक्ट करूंगा तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव इस साइड जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ कौन सा था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इस पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट के नाम से जानते हैं, वी। उसको जब मान लेते हैं क्यू चार्ज को उठा के मैं यहां से यहां ले गया, तो जितना ले गया उस पोटेंशियल डिफरेंस में उतना उसका वर्क डन हो गया। ये फॉर्मूला डिटेल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आता है वर्क डन इज Q टाइम्स V। इनफैक्ट द वेरी डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वही पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन है, तो QV फॉर्मूला है। किया, अभी क्लियर है? आई थिंक सारे यूनिट्स हो गए। एक कैलोरी भी यूनिट यूज होता है, नोट करो, हो गया। एक लास्ट यूनिट है हमारा कैलोरी। ये ना कैलोरीमेट्री करके एक चैप्टर है तुम्हारा, केमिस्ट्री में होगा ये, है क्या? तुम्हें चैप्टर का नाम ही नहीं पता। कैलोरीमेट्री क्या होता है, उसमें जब एक स्पेसिफिक हीट, ये सब याद आ रहा है कुछ? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वर्क डन, हीट कितना कितना हीट देंगे तो वाटर का टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, कितना, फॉर्मूला क्या होता है, m टाइम्स s टाइम्स डेल्टा टी। ये पढ़ा हुआ है, इस साल पढ़ोगे अगर नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। तो ये कैलोरी जो है ना, उस वाले एक्सपेरिमेंट्स के लिए फिर उस वाले कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन किया गया, 1 कैलोरी। हर एक यूनिट का अपना अपना एक कॉन्टेक्स्ट होता है। 9th क्लास में पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा तो ऐसे ही समझाया होगा सर ने कि 1 कैलोरी इज, जो है ना, जैसे ये कैलोरी है, दैट इज डिफाइंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैलोरीमेट्री ओनली। कैलोरीमेट्री में हम क्या करते थे, टेम्परेचर चेंज करते थे, किसका, ऑब्जेक्ट्स का, राइट, वाटर का, और फेज चेंज भी करते थे, आइस से वाटर में कन्वर्ट कर दिया, ये करेंगे अब जब भी आएगा। 1 कैलोरी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट energy required to raise the temperature of water by 1 degree Celsius or by 1 unit of temperature। मतलब केल्विन भी हो सकता है 1 डिग्री सेल्सियस की जगह, ठीक है। वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस उसका बढ़ाने में जितनी एनर्जी लगती है, दैट इज 1 कैलोरी। अब ये डेफिनेशन था, बट इट शुड बी सिलेक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, ताकि हर जगह वेरी ना हो सकता है कि 67 डिग्री सेल्सियस है, उसको 68 करना है तो थोड़ी कम एनर्जी लगे, और वहीं 2 डिग्री सेल्सियस है, उसको 3 डिग्री करना है, थोड़ी ज़्यादा लगे, क्या पता अलग अलग वेरिएशन हो। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, एकदम थोड़ा सा वेरिएशन हो, लेकिन जब यूनिट डिफाइन करें तो इट शुड बी स्पेसिफिक, इट शुड बी नॉन चेंजिंग। तो हमने एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज लिया था, कौन सा, तो 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों लिया पता नहीं, ठीक है, स्टैंडर्ड ले लिया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसमें जितनी एनर्जी खर्च हुई, दैट उसको हमने नाम दे दिया 1 कैलोरी, एंड इट वाज गिवन एज 4.18। इसकी वैल्यू कितनी थी, 4.18 जूल, और कभी कभी 4.2 जूल भी लिखते हैं, क्या नहीं लिखते हैं? अच्छा, ये नहीं पढ़ा होगा, हो सकता है। कैलोरीमेट्री आएगा लेकिन 10th में तुम्हारे। क्वेश्चंस करेंगे हम, हो गया, लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा वर्क डन का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हमारा इसके आगे कौन सा टॉपिक है देख रहा,
एक्सरसाइज है, सेम ही तो बुक है, एशचंद में दिखाओ। यस, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब का डेरिवेशंस वगैरह देखेंगे हम। पावर, एनर्जी एंड इट्स यूनिट्स, इट्स मोस्टली सिमिलर। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ना। अब देयर इज अ ब्लॉक केप्ट हियर, मान लेते हैं 30 डिग्री है, ठीक है। इस पे मैंने फोर्स अप्लाई किया 15 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। एंड दिस इज 3 मीटर एंड दिस इज, ये ऐसा करो, इसको 6 मीटर कर दो और इसको 8 मीटर कर दो, और इसको ब्लॉक को मैं एकदम बॉटम से लेके कहाँ तक लेके जा रहा हूँ, टॉप तक, है ना। ब्लॉक की साइज इनसिग्निफिकेंट है, इसका मतलब कि मैं उसका डिस्प्लेसमेंट कितना लूंगा, जितना इस साइड का लेंथ होगा, ठीक है। नाउ कैलकुलेट वर्क डन बाय द फोर्स अप्लाइड, ये करो। दूसरा, वर्क डन बाय ग्रेविटी। तीसरा, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। इन दोनों का मतलब क्या हुआ? वर्क डन बाय ग्रेविटी मतलब फोर्स कौन सा ले रहे हैं हम, कौन सा फोर्स ले रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, बाई कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी मतलब ये है कि मैं जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं अगेंस्ट द डायरेक्शन, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। इसका मतलब मेरा जो फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो कंसिडर होगा। आंसर ही बता दिया आपने, निकालो फिर जल्दी। निकाल दिया, कितना आ रहा है, देख सिर्फ क्वेश्चन लिख के बैठे हो, क्वेश्चन कैलकुलेट करो। वर्क डन इज एफ कॉस, कॉस थीटा क्यों लेंगे,
वर्क डन बाय फोर्स अप्लाइड। अच्छा फोर्स किस डायरेक्शन में ले रहे हैं, इसी डायरेक्शन में ले रहे हैं, है ना। अब फोर्स इस डायरेक्शन में ले रहे हैं और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये 6 है 8 है, तो ये कितना होगा 10 मीटर, अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, सबको समझ में आ रहा है। इज इक्वल टू 10। तो ये फोर्स जो है, इज इट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओनली, है कि नहीं, इट्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट 15 न्यूटन टाइम्स 10, तो 150 न्यूटन मीटर और जूल। नेक्स्ट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन, अच्छा एक सेकेंड, मैंने लिख दिया वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, दिस विल बी सेम ना, बस नेगेटिव हो जाएगा ये, ठीक है। बाई ग्रेविटी लिखोगे तो mg टाइम्स h, थोड़ा सा क्वेश्चन सिमिलर बन गया है बट कोई बात नहीं, ये समझ में आ रहा है कि नेगेटिव हो जाएगा। mg टाइम्स हाइट गेंड, और हाइट ऊपर की तरफ गया है तो माइनस आएगा कॉस 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा माइनस mgh। मास और वो दे रखा है क्या, मास मान लेते हैं 2 kg है, अब दे दिया, तो और हाइट कितना है 8 मीटर, तो फिर माइनस 2 टाइम्स g इज 9.8 टाइम्स 8 कितना होता है, ये हो जाएगा तुम्हारा 19.98 8 जा 784, 784 टाइम्स 2 कितना होता है बताओ, बाई 2 क्यों कर रहा हूँ, 784 हाँ टाइम्स 2 ये बोल रहा हूँ मैं, 1400 1500 68 मैंने बोल दिया इसलिए, पता नहीं, देखो कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, तो ये कितना होगा 156.8। 98 का टेबल याद किया करने के लिए बोला था लास्ट क्लास में, बोला था कि नहीं, 98 का टेबल बहुत यूज होता है, हाँ 98 का सिर्फ, ठीक है, इतना आ गया नेगेटिव में। और वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी देखोगे तो इट विल बी, अच्छा एक मिनट, मैं अगेंस्ट ग्रेविटी जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ वो ग्रेविटेशनल फोर्स जितना ही होता है ना, मतलब मैं वर्क डन अगेंस्ट जो ग्रेविटी होता है ना, इसका मतलब फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली एंड टाइम्स दैट हाइट अप्लाइड, वो पॉजिटिव में आ जाएगा कुछ नहीं, वो प्लस 156 पॉइंट, तो थोड़ा सा वर्डिंग गलत हो गया, 156.8 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। कर लिया नोट, करें एक और क्वेश्चन। ठीक है, आई थिंक इतना टाइम भी हो गया है, बाकी एग्जांपल्स भी आसान है, पावर वगैरह का क्वेश्चंस है और जो भी एनर्जी वगैरह क्वेश्चंस हैं वो कर सकते हो। एक्सरसाइज 2.1 जो है 2.a जो है वो आज अटेम्प्ट हो जाएगा, उसके डाउट्स तुम लोग पूछ लोगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कोई डाउट अभी की आज की क्लास में तो, क्या, अच्छा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 6 है और ये कितना है 8, तो हाइपोटेनस का लेंथ कैसे आता है, h स्क्वायर्ड इज इक्वल टू पी स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट अंडर 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 6 कितना होता है 36, 8 होता है 64, ये कितना हो गया 100, तो रूट 100 इज 10, ठीक है। देखो तुमने क्या किया, पिछला वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिया, अच्छा तुमने यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया है,
तो तुमने डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली हुआ तो 10 मीटर है ना, तुमने डिस्प्लेसमेंट का भी हॉरिजॉन्टल। अब इस केस में लॉजिक क्या है, तुमने जो वर्क डन के भी दो कंपोनेंट ले लिए कि एक तो हॉरिजॉन्टल रेफरेंस में कितना वर्क डन हुआ, लेकिन एक वर्टिकल रेफरेंस में भी तो ये ऊपर जा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इसका डिस्प्लेसमेंट यस ऐसे जा रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट नेट किधर है, इधर, और वो डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है ना कि 6 मीटर। तुमने क्या किया, दोनों का एक कंपोनेंट ले लिया। देखो आइडिया ये रफ है नहीं है, अच्छा इसमें लिख सकता हूँ ना। जैसे मान लो कि ये डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारा और ये फोर्स है, और ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि जब हम दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, तो एफ का कंपोनेंट एस के लिए तरफ ले लेते हैं या एस का कंपोनेंट एफ की तरफ ले लेते हैं, एंड देन वी कैलकुलेट वर्क डन। तो जो यहाँ होता है उसका क्यू स्क्वायर निकाल के रूट में। नहीं, एक बार समझो इस चीज़ को पहले एक बार, कि जब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में होता है तो हम कंपोनेंट ले करते हैं, जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो कंपोनेंट लेने की ज़रूरत नहीं ना, तुमने इसमें दोनों का कंपोनेंट ले लिया है। समझ में आ रहा है, मुझे इन्हीं दोनों को कंसिडर करना है इसी डायरेक्शन में, तो मुझे इसी डायरेक्शन फोर्स और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है 10, क्योंकि ये 6 है और ये 8 है, ठीक है। अभी क्लियर है।